बच्चों आज के लेक्चर के अंदर अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या होता है। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उनके बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कंटिन्यूस में ही ये टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अब आप हेडिंग डाल दें इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैं ये बता देता हूँ आपको, अभी तक जो टॉपिक चले थे उसको आप एक तरीके से इस चैप्टर का पार्ट नंबर 1 कह सकते हो, और अब जो टॉपिक चलेंगे वो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 होगा। और ये जो सेक्शन होगा थ्योरेटिकली है ज़्यादा है, इसके अंदर डेरिवेशंस होंगे तो हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये। तो अपन हेडिंग डाल दो आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डेफिनेशन लिखना आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। बच्चों नॉर्मली का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर। नॉर्मली का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर। पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन सरफेस, थ्रू द गिवन सरफेस प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ओनली फॉर, बस इतना सा ध्यान रखना है। ये जो है कीवर्ड है, ये हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन है। जैसे मान लो कोई एक सरफेस है मेरे पास, ये कोई सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और इसके अंदर मैंने कोई सरफेस को रख दिया, ऐसे रख दिया, या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है और मैंने कोई सरफेस को इस तरीके से खड़ा कर दिया। तो आपसे पूछे कि इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है, तो फ्लक्स का मतलब है फील्ड लाइन गिननी, 1 2 3 4 5 लाइन्स पास हो रही है। तो टोटल इससे कितना फ्लक्स पास हो रहा है? 5। तो बहुत ईजी चीज़ है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, इसको मैं ज़्यादा क्या समझाऊँ आपको। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, लेकिन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। जैसे अगर कोई लाइन, अगर मान लो जैसे ये सरफेस है, ये सरफेस ऐसे पड़ा है, ये बच्चों ये ऐसे पड़ा है सरफेस, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे टेढ़ी जा रही है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में वो लाइन काउंट होगी जो सरफेस के परपेंडिकुलर जा रही है। परपेंडिकुलर, अब परपेंडिकुलर ये तो टेढ़ी जा रही है, परपेंडिकुलर तो जा नहीं रही, तो इसलिए हमें फिर इसका कंपोनेंट करना पड़ेगा। यूं नहीं कि इसको छोड़ दें लाइन को, हमें इसका टुकड़ा लेना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा। तो देखो ज़्यादा अब मैं क्या समझाऊँ आपको इसके बारे में, समझदार हो आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर जितनी पास हो रही है उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला डेराइव करते हैं, फिर मैं और दूसरी चीज़ें बताऊँगा आपको। जैसे ये एक सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इस तरीके से पड़ा है ऐसा। बच्चों देखो, कोई भी सरफेस होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसको कहते हैं नॉर्मल। जैसे मेरा ये हाथ है, मेरा ये एक सरफेस है, ये ऐसे पड़ा है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, अब ये तो सरफेस प्लेन ऐसे पड़ा है, देख रहे हो आप बोर्ड पे, तो इसकी जो परपेंडिकुलर लाइन होगी ये ऐसे, इसको कहेंगे नॉर्मल। जैसे मैं इसी मेरे हाथ को मैं ऐसे कर दूँ, आपकी तरफ कर दूँ ऐसे मुँह, तो अब मैं ये कहूँ कि भाई नॉर्मल कहाँ होगा, तो सरफेस ऐसे खड़ा है, इस बार ऐसे खड़ा है, तो सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सी होगी? यही तो होगी, तो ये नॉर्मल होगा, ये आपकी तरफ नॉर्मल होगा। मैंने सरफेस को नीचे ऐसे कर दिया, ये ऐसे कर दिया सरफेस, अब सरफेस ऐसे खड़ा है तो इसका परपेंडिकुलर कहाँ होगा? नीचे, ऊपर भी हो सकता है वैसे। तो कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। और नॉर्मल के अलॉन्ग हमेशा एरिया की डायरेक्शन लेते हैं अपन। तो ये सरफेस ऐसे खड़ा है, मैं सरफेस पे छोटा सा एरिया ले रहा हूँ, स्मॉल एरिया, और इस एरिया की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ds वेक्टर। क्लियर? ये और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर से पास हो रहा है, ई वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है अंदर से। ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें पास हो रही है इसके अंदर से, बहुत सारी लाइनें पास हो रही होगी। इन दोनों के बीच में थीटा एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में कितना एंगल है? इस एरिया के बीच में थीटा एंगल है। तो बच्चों में इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर कंपोनेंट कर लेता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर की तरफ जो कंपोनेंट आएगा उसको क्या कहेंगे? ई कॉस थीटा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल एरिया ds। ds एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है? छोटे से एरिया ds से। तो ds एरिया से अगर आपको पासिंग फ्लक्स चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? फ्लक्स का जो सिंबल होता है वो फाई होता है, पर मुझे छोटे से एरिया से फ्लक्स निकाल रहा हूँ, इतने से एरिया से, तो मैंने आगे d का साइन लगा दिया, ये d फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए नीचे छोटा सा सिंबल लगाते हैं e, क्योंकि आगे हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा, तो वहाँ पे यहाँ m लगाएंगे या b लगाएंगे मैग्नेटिक के लिए, पर एक्चुअली अभी हमारा पूरा इलेक्ट्रिक ही चल रहा है, इसलिए मैं ई नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही।
आगे हमारे फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी आने वाला है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना, अब क्या फॉर्मूला होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का देखना आप। देखो बच्चों, मुझे ये जो ये मैं कहूँ सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो आप कहोगे ई कॉस थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन होता है। देखो फ्लक्स भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी नंबर ऑफ लाइन्स होता है, बट ये होता है नंबर ऑफ लाइन थ्रू वन एरिया, यूनिट एरिया। तो यूनिट एरिया से मैं कहूँ कितनी लाइनें परपेंडिकुलर जा रही है, ऐसे बहुत सारी लाइनें जारी होगी, परपेंडिकुलर कितनी लाइनें यूनिट एरिया से जा रही है, वन एरिया से। तो यूनिट एरिया से जो लाइनें जा रही है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही कहना है। देखो बच्चों, ये आप अगर मैं कहूँ टोटल परपेंडिकुलर लाइन्स, तो आप बताओगे फ्लक्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और मैं कहूँगा आपको टोटल परपेंडिकुलर लाइंस थ्रू यूनिट एरिया, पीछे एक वर्ड लगा दिया यूनिट एरिया। यूनिट एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही है, तो ये समझ जाना ये फ्लक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखूंगा, देखो टॉपिक कंप्लीट होते ही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नंबर ऑफ लाइन्स है, लेकिन कितने एरिया से, यूनिट एरिया से। तो यूनिट एरिया से परपेंडिकुलर लाइनें कितनी है, ई कॉस थीटा। तो भाई मुझे तो ds एरिया से चाहिए, ds एरिया से कितनी लाइनें पास हो रही है, तो वन एरिया से अगर हो रही है ई कॉस थीटा, तो ds एरिया से कितनी लाइनें पास होगी, तो आप ds से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर। तो ds एरिया से आपके फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया, यानी बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, फ्लक्स निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया को मल्टीप्लाई कर देना है। बच्चों इसको सही ढंग से मैं लिख लेता हूँ, ई ds और कॉस थीटा। और अगर कॉस थीटा हटाना है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, ई और ds के बीच में वेक्टर लगा दो, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर डॉट लगा दो। और आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो कॉस थीटा के लिए काम आता है। तो ये हमारे फ्लक्स का फॉर्मूला आया। बट ये कौन से एरिया से, छोटे से ds एरिया से। लेकिन मुझे अगर पूरे एरिया से चाहिए, पूरा एरिया मान लो s है, तब क्या करोगे, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट। अब बच्चों टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स निकालना है पूरा कंप्लीट एरिया से, ठीक है ना। तो मैं दोनों साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा देता हूँ, डी फाई और ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया मैंने। आप चाहो तो यहाँ पे पास में छोटा सा एस लिख सकते हो, एस इसका मतलब है सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो, पर अपन नहीं लिख रहे अपन। डी फाई का इंटीग्रेशन होता है फाई। क्लियर। और ये फॉर्मूला आ गया ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एक तो इसको आप पैक कर लो, इसको इक्वेशन नंबर अपन दे देते हैं 2। अच्छा बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो तो इफ़ ई वेक्टर इज़ यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, एक जैसा, तो फिर ई वेक्टर को बाहर ले लो आप, ई वेक्टर बाहर आ जाएगा, तो अंदर खाली कौन रह जाएगा, डी एस वेक्टर। कौन रह जाएगा, डी एस वेक्टर। और डी एस वेक्टर का इंटीग्रेशन जो होता है, डी एस का एस होता है, क्या होता है, एस। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस यहाँ चलो यहाँ लिख लेता हूँ, 5 इक्वल टू ई डॉट एस, ई डॉट एस। क्लियर, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। और ये अगर डॉट हटाओगे, चलो यहाँ नहीं लिखते, इसको हटा देते हैं, जान कर लेते हैं। देखना बच्चों, 5 इक्वल टू होगा, आगे लिखना है आपको ई वेक्टर डॉट डी एस का इंटीग्रेशन क्या होगा, एस, डी एस का एस। और अगर आप डॉट हटाओगे तो हो जाएगा ई एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, ई एस कॉस थीटा। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब देखो आपको इस पूरे डेरिवेशन में क्या याद रखना है, इस पूरे के अंदर आपको ज़्यादा झंझट करना ही नहीं। एक तो डेफिनेशन याद रखनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, और ये जो मैंने करवाया ये नहीं दिमाग में रखना है, कोई नहीं पूछने वाला, ये भी आपसे कोई नहीं पूछेगा। आपको लास्ट फॉर्मूला ये याद रखना है, 5 इक्वल टू ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर, या फिर ई एस कॉस थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एस वेक्टर, मतलब एरिया, नॉर्मल। एस वेक्टर का मतलब होता है भाई नॉर्मल। अब ये नॉर्मल आपको पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल की कहाँ किधर डायरेक्शन होती है, तो उसके बारे में भी अपन आगे बात करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 जो है इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसको रफ नहीं करूँगा, ये आपके सामने ही रहेगा। ये बच्चों आप लिख लो फॉर्मूला और ये पूरा डेरिवेशन। अब अपन स्पेशल केसेस एक बार मैं ये पूरा रफ कर ले लेता हूँ। ये जो फॉर्मूला है ना आपके सामने, ई एस कॉस थीटा, इसके मैं कुछ स्पेशल केसेस बता रहा हूँ। स्पेशल केसेस। क्लियर। फॉर्मूला क्या है भाई फ्लक्स का, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर या फिर ई एस कॉस थीटा, और हम ई एस कॉस थीटा के ऊपर ही स्पेशल केसेस कर रहे हैं। तो केस नंबर फर्स्ट,
बच्चों इसको समझना, आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है ट्राई करना ताकि आपको समझ में आ जाए। डाउट होता है तो अपन लाइव क्लास में बात करेंगे, पर एक्चुअली आप तो डाउट पूछते ही नहीं हो, सब मेरे को ही बोलना पड़ता है। तो इसी वजह से फिर क्या होता है कि खाली वो वन वे कम्युनिकेशन ही होता है, खाली मैं ही बता पा रहा हूँ। आप भी पढ़ें। फाई इक्वल टू होता है ई एस कॉस थीटा। केस नंबर फर्स्ट में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले रहा हूँ। 0 का मतलब है ई और एस पैरेलल है, यानी थीटा 0 डिग्री। अब ये कैसे पॉसिबल है? बच्चों देखो, मैं पहले तो आपको थोड़ा नॉर्मल का बता देता हूँ। जैसे मेरे हाथ में ये क्या डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर है। अब इस डस्टर में अब क्या पता आप समझ पाओगे नहीं समझ पाओगे, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आगे, न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर पाए। ये डस्टर है, ये क्यूबॉइड जैसा है, क्यूबॉइड है ना, होता है ना ऐसा क्यूबॉइड जैसा, इस तरीके से। इस क्यूबॉइड के अंदर कितने फेसेस होते हैं आपको पता है? 6 फेस होते हैं 6 फेस। जैसे यहाँ पे ये सबसे ऊपर वाला फेस है, तो ये ऊपर वाला फेस, ये ऊपर वाला फेस है, ये नीचे वाला फेस है, 2 साइड के फेसेस खड़े हैं ऐसे, और 2 ये साइड के फेसेस खड़े हैं। मैं आपसे हर सरफेस का नॉर्मल पूछ रहा हूँ। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो आप ट्राई करना, समझे इसको, और फिर उसके बाद अपन को आगे बहुत ज़्यादा जरूरत पड़े। तो बच्चों ये वाला सरफेस है, ये वाला सरफेस ऐसे फ्लैट है ना, ऐसे लेटा हुआ है, तो इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल किधर होगा? खड़ी लाइन किधर होगी? तो इस वाले सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो कहाँ होगा? ऊपर ही तो होगा, ये ऊपर की तरफ होगा। जैसे ये पेन है, मैं इसका ये कैप हटा दिया मैंने, अब ये जो टिप है वो नॉर्मल की डायरेक्शन को शो कर रही है। तो नॉर्मल कहाँ होगा? इस वाले सरफेस का, इस ऊपर वाले सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा? ऊपर की तरफ होगा। क्लियर? अगर मैं आपको ये कह दूं कि भाई नीचे वाला सरफेस, जो नीचे वाला सरफेस है ना, इसका नॉर्मल किधर होगा? तो इस वाले सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा? नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, ये ऐसे जाएगा, है ना। नॉर्मल कभी अंदर नहीं जाता है सरफेस के, सरफेस से बाहर निकलेगा, तो इसका नॉर्मल इधर की तरफ होगा। क्लियर? अब देखो ये वाला सरफेस है, ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला साइड वाला सरफेस, इसका नॉर्मल किधर होगा बच्चों? तो ये वाला जो साइड वाला जो सरफेस है, ये ऐसे खड़ा है, ऐसे, तो इसका नॉर्मल जो होगा वो इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, ये नॉर्मल इधर होगा। और इस वाले सरफेस का नॉर्मल कहाँ होगा? इधर की तरफ। फिर ये जो सरफेस है, ये वाला आगे वाला जस्ट फ्रंट वाला, इसका नॉर्मल कहाँ होगा? बाहर की तरफ। और इस पीछे वाले सरफेस का नॉर्मल मेरी तरफ। यानी टोटल 6 फेसेस है और 6 नॉर्मल्स होंगे। तो जैसे ये इसमें, ये अगर मैं देखूँ डायग्राम में, ये वाला जो सरफेस है, ये वाला, इसका नॉर्मल कहाँ है? इधर की तरफ। इसका नॉर्मल कहाँ है? इधर की तरफ है। ये नीचे वाला सरफेस है, इसका नॉर्मल कहाँ है? नीचे की तरफ। ऊपर वाले सरफेस का नॉर्मल कहाँ है? ऊपर की तरफ। इस वाले फेस का नॉर्मल कहाँ है? इस वाले का आपकी तरफ बाहर, और पीछे वाले का नॉर्मल कहाँ है? अंदर की तरफ, है ना। टोटल 6 फेसेस है, 6 नॉर्मल होंगे, सबकी डायरेक्शन अलग होगी। तो ऐसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। जैसे ये एक सरफेस खड़ा है, ये सरफेस खड़ा है, ये कैसे खड़ा है बच्चों? ये कैसे सरफेस खड़ा है, समझ पा रहे हो इसको? ये सरफेस जो है ऐसे अंदर खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा है, ऐसे। ये जैसे डस्टर दिख रहा है आपको, डस्टर का ये वाला फेस कैसे खड़ा है? ये बोर्ड के अंदर नहीं जा रहा है क्या? ये डस्टर ऐसे पड़ा है, तो ये वाला सरफेस कहाँ एकदम खड़ा है ना, बोर्ड के अंदर। अगर मैं आपसे पूछूँ इसका नॉर्मल किधर होगा, इस वाले फेस का, तो आप किधर बताओगे इसका नॉर्मल? इधर ही बताओगे, इधर। तो ये जब भी मैं ऐसा डायग्राम बनाता हूँ ना, तो इसका मतलब ये अंदर खड़ा है, बोर्ड के अंदर, परपेंडिकुलर। तो इसका नॉर्मल कहाँ होगा? ये नॉर्मल इधर की तरफ होगा, एस। और मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, तो ई और एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ऐसे केस में थीटा 0 होगा, तो फ्लक्स कितना होगा? वही फॉर्मूला बताओ, ई एस कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फ्लक्स आ जाएगा ई एस। मैक्सिमम हो गया फ्लक्स, क्या हो गया? मैक्सिमम। केस नंबर सेकंड देखना भाई, 90 डिग्री वाला। ई वेक्टर परपेंडिकुलर है एस के, यानी थीटा जो है कितने डिग्री? 90 डिग्री। जैसे ये सरफेस ऐसे खड़ा है, ये ऐसे पड़ा है, जैसे ये ऊपर वाला सरफेस देख रहे हो, ये ऊपर वाला सरफेस, ये कहाँ होगा? इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा। आप खुद प्रैक्टिस करना भाई इसमें। तो बच्चों इस वाले सरफेस का नॉर्मल तो है ऊपर की तरफ, तो और जिधर नॉर्मल होता है उधर ही एरिया होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले रहा हूँ इधर, तो दोनों में कितना एंगल है? कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई एस कॉस 90, कॉस 90 0 होता है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। हो गया कंप्लीट। फिर इसके बाद केस नंबर 3 है, थीटा 180 डिग्री। तीनों केस लिखने में। थीटा 180 में क्या होगा? ये वाला डायग्राम होगा जो अभी मैंने बनाया, बस उल्टा हो जाएगा। नॉर्मल जो है इधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर की तरफ है। जैसे आप देखो ये डस्टर है, इसका ये वाला फेस का नॉर्मल किधर होगा? इसका किधर होगा? उधर होगा ना, उधर। इसका नॉर्मल कहाँ होगा? उधर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो थीटा 180 होगा, तो फिर फ्लक्स क्या होगा? तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये रहा बच्चों, देखो ई एस कॉस 180 माइनस का होता है, तो फ्लक्स हो जाएगा माइनस ई एस। क्लियर? फ्लक्स कितना आ गया भाई? माइनस ई एस। देखो वो भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है फ्लक्स,
दोनों फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। लेकिन अगर पॉजिटिव फ्लक्स आता है, फ्लक्स पॉजिटिव आता है, इसका मतलब फील्ड बाहर निकल रहा है, सरफेस से बाहर निकल रहा है। और अगर नेगेटिव आता है, फ्लक्स माइनस का आता है, तो इसका मतलब फ्लक्स अंदर एंटर हो रहा है, सरफेस में एंटर हो रहा है। जैसे ये वाला सरफेस है, इसका नॉर्मल कहाँ है, इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। तो इस वाले सरफेस में फ्लक्स मतलब नॉर्मल इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, इसलिए थीटा 0 होगा और पॉजिटिव फ्लक्स आएगा। पॉजिटिव फ्लक्स का मतलब बाहर निकल रहा है। और इस वाले सरफेस की मैं बात करूं तो इसका नॉर्मल तो है इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रहा है, तो इसमें कितने डिग्री एंगल होगा, 180। इसलिए आप कहोगे इसमें फ्लक्स अंदर एंटर कर रहा है सरफेस में, तो ये होगा, इसके पास लिख लेना आउटगोइंग फ्लक्स, और इसमें कैसा होगा, ये इनकमिंग फ्लक्स होगा। दोनों हो गए भाई, आउटगोइंग इनकमिंग फ्लक्स। और ये 90 डिग्री में केस के अंदर फ्लक्स जो है एकदम 0 होगा, मिनिमम फ्लक्स यही होगा केस। अब बच्चों ये तो चलो सारा मैंने आपको बता दिया। अब मुझे ये फॉर्मूले के बारे में बताना आपको, तो मैं एक नोट लिखा रहा हूँ, इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ये नोट डाउन करना। देखो एक फैक्ट मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हालांकि ये काम का है, इसके बिना हमारे गॉस थ्योरम नहीं समझ में आएगी हमें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, अगर मान लो सरफेस क्लोज है, पैक्ड है, चारों तरफ से क्लोज है, जैसे ये रूम है तो पैक है चारों तरफ से। क्लोज का मतलब होता है जिसके अंदर कुछ रखा जा सकता है, उसको कहते हैं क्लोज। और ओपन का मतलब ये जैसे पेपर है, तो पेपर तो मतलब एक सिंपल बहुत थिन है, पतला है, इसके अंदर कुछ भी नहीं रख सकते। तो क्लोज का मतलब होता है सब तरफ से सराउंडेड है, चारों तरफ से पैक है। ये क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, स्फीयर होता है, ये सारे क्लोज्ड सरफेस है, सिलेंडर है, ये सारे क्लोज्ड सरफेस है। तो अगर क्लोज सरफेस का फ्लक्स निकालना आपको, तो क्या करना बच्चों, ये जो फॉर्मूला है फाई का, E.ds, यही फॉर्मूला यही काम आएगा। और इस इंटीग्रेशन के ऊपर एक राउंड, एक सर्कल बन जाएगा। इस सर्कल का ये मतलब है कि क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसको कहते हैं क्लोज इंटीग्रल। क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल। तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है क्लोज सरफेस के लिए। आगे हम गॉस थ्योरम पढ़ेंगे, ये वहाँ यूज़ होगा फॉर गॉस थ्योरम, और एज वेल एज न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा ये, ठीक है। तो वहाँ पर अपन डिटेल में बात करेंगे। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ फैक्ट्स बता देता हूँ, सब इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फॉर फ्लक्स। जब भी बच्चों मैं खाली फ्लक्स लिख रहा हूँ, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर चल रहा है। आगे मैग्नेटिज्म आएगा तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स के बारे में क्या क्या पॉइंट है, सबसे पहले हमें बात करनी चाहिए ऐसा यूनिट क्या होता है फ्लक्स का। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आपने अभी देखा E.s, तो E इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन अपॉन कूलम, आप देखना पिछले वाला लेक्चर। और सरफेस का यूनिट होगा, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर। तो ये इतना बड़ा यूनिट है, पर एक और भी यूनिट होता है, आपको याद होगा, जैसे मैंने अभी लिखा E.s, आप देखना मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट और लिखाया था, वोल्ट अपॉन मीटर। क्या लिखाया था, वोल्ट अपॉन मीटर। और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कट गया तो क्या आ गया, वोल्ट इंटू मीटर। तो इसका एक और यूनिट भी होता है वोल्ट इंटू मीटर। आप जो यूनिट इच्छा हो वो काम में लें। डायमेंशन आप खुद निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड की और एरिया की, आंसर आ जाएगा। ये चलो मैं डायमेंशन भी लिख लेता हूँ भाई, 12th में कभी एग्जाम में डायमेंशन नहीं पूछी जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन जो होती है, मतलब m1 L1 T-3 हो जाएगा, है ना, चार्ज की T1 होती है, और फिर करंट का A1 आएगा, और ये L2 है, ये मीटर एरिया का L2 है, तो L3 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन लिख लो आप, m1 L3 T-3 A-1, ये डायमेंशन हो गई। फिर थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड फैक्ट क्या है भाई इसके बारे में, फ्लक्स के बारे में। फर्स्ट ये दोनों फैक्ट हो गए। थर्ड फैक्ट है इट इज़ स्केलर। अभी तक जो हम क्वांटिटीज़ पढ़ रहे थे वो वेक्टर थे, लेकिन ये कैसा है, स्केलर है, इट इज़ स्केलर, याद रखना। फिर नेक्स्ट फैक्ट क्या है इसके बारे में, आउटगोइंग फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब ये सब आगे गॉस थ्योरम में पता चलेगा, या इतना नहीं लिखता हूँ यार मैं, आपको तो ये ध्यान रखना, आउटगोइंग फ्लक्स टेकन एज पॉजिटिव लेना आउटगोइंग फ्लक्स, और इनकमिंग फ्लक्स जो है वो कैसा लेना है, अगर अंदर आ रहा है फ्लक्स तो कैसा लेना है, नेगेटिव। आउटगोइंग फ्लक्स होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, उसको पॉजिटिव ही लेना है। इनकमिंग फ्लक्स होता है नेगेटिव चार्ज के लिए, उसको नेगेटिव ही लेना है। आगे हम गॉस थ्योरम में बात करेंगे। फिर भी
ये डायग्राम बना देते हैं। किसी सरफेस के अंदर मान लो पॉजिटिव चार्ज पड़ा है, तो लास्ट लेक्चर में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़ी थी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है ना बाहर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगी तो फ्लक्स भी फिर क्या निकलेगा बाहर। तो ये आउटवर्ड फ्लक्स है, आउटगोइंग फ्लक्स है। और आउटगोइंग फ्लक्स जो होगा उसको आपको फ्लक्स का साइन कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखना। और अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है माइनस क्यू में फ्लक्स जो है अंदर एंटर करता है, तो ये इनकमिंग फ्लक्स है। और इनकमिंग फ्लक्स में आपको फाई का साइन कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है, माइनस। तो ये नोट डाउन करें आप। अब बच्चों अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, सिंपली फार्मूला बेस्ड। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, अ सरफेस S इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप इज प्लेस्ड, मीटर स्क्वायर यूनिट है ना, इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप न्यूटन अपॉन कूलम। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स फाइंड आउट करना है आपको। कैसे फाइंड आउट करोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स? तो बच्चों वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, E और S दोनों दिए हुए हैं, तो फ्लक्स निकालना है तो सिंपली फार्मूला फाई का E डॉट एस वाला लगाओगे आप, E वेक्टर डॉट S वेक्टर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। E क्या है, E दिया हुआ 3i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट S क्या है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप। ये दोनों लिख लिया मैंने। अब देखो बच्चों, आपको 11th में आपने पढ़ा है स्केलर प्रोडक्ट कैसे किया जाता है, इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। I को I से करना है प्लस J को J से करना है और प्लस K को K से मल्टीप्लाई करना है। I का I के साथ, J का J के साथ, K का K के साथ। I का इधर कॉफिशिएंट है 3 और इधर I का कॉफिशिएंट कितना है 2। इधर I का कॉफिशिएंट कितना है, सॉरी J का कॉफिशिएंट कितना है 1 और इधर J का कॉफिशिएंट कितना है 1। K का कॉफिशिएंट इधर कितना है 1 और इधर है माइनस 3। तो बच्चों देखो 2 इंटू 3 6 हो गया, ये 1 हो गया और ये माइनस 3। 7 में से 3 गए तो कितने रह गए भाई 4। और यूनिट आप बोले वोल्ट इंटू मीटर लगाओ या न्यूटन कूलम मीटर स्क्वायर लगाओ, आपकी मर्जी। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब मैं आपको इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, ES cos थीटा। अब मोस्ट ऑफ न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे होंगे, ES cos थीटा। तो क्वेश्चन लिखें आप, अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड 10 न्यूटन पर कूलम एट एंगल 30 डिग्री। कितने डिग्री एंगल पे रखा है, 30 डिग्री। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू इट, या सीधा लिख लो फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एक स्क्वायर है, अब ये क्वेश्चन समझना, टेक्निकल क्वेश्चन है। जैसे ये एक स्क्वायर रखा है, इस स्क्वायर की साइड कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर की साइड आपको दी हुई है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 2। तो एरिया निकालना आपको, तो एरिया की जरूरत पड़ती है फ्लक्स के अंदर, एरिया S। तो एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर ही तो होगा। तो बच्चों S एरिया बताओ कितना आएगा, साइड का स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। ये तो बहुत सिंपल है। आपको स्क्वायर की साइड दी गई है, एरिया निकाल दो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या दिया गया भाई, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई उसको हम लिख रहे हैं ना। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया गया है आपको, कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन अपॉन कूलम। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि थीटा मुझे तो 60 डिग्री दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट 60 लिख लूँ, गलत है। एक्चुअली ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि सरफेस जो पड़ा है, देखो सरफेस का नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर होता है, ये नॉर्मल है एरिया ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो सरफेस है ना, सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 30 डिग्री बना रहा है, सरफेस का एंगल दिया हुआ है। देखो आप क्वेश्चन समझो, स्क्वायर ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल 30 डिग्री, सरफेस बना रहा है, सरफेस। तो बच्चों हमें सरफेस का एंगल नहीं चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच का एंगल नहीं चाहिए, हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में। तो जब भी आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए कह देगा एक सरफेस इतने डिग्री एंगल पे रखा है,
तो उसको 90 में से माइनस कर दो 90 डिग्री में से, तो ये एंगल कितना होगा, मुझे तो इन दोनों के बीच में चाहिए, तो 90 में से 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। हमें नॉर्मल का एंगल चाहिए। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ही कह देगा सरफेस इज प्लेस्ड एट एंगल 30 डिग्री, या तब तो आपको 90 में से माइनस कर लेना, या 60 डिग्री जितना भी कह दे एंगल तो उसको 90 में से माइनस करना है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट कह देता है कि द नॉर्मल ऑफ सरफेस इज मेकिंग दिस एंगल, कोई भी पर्टिकुलर एंगल कह दे और कह दे नॉर्मल बना रहा है, तो बच्चों जब पर्टिकुलर नॉर्मल का एंगल दे दे तब तो उसको डायरेक्ट यूज़ करना, और अगर कह दे सरफेस का एंगल है तब उसको 90 में से माइनस करना। तो यहाँ पे थीटा 30 नहीं है, कितने डिग्री है 60 डिग्री। अब फॉर्मूला क्या है मुझे बताओ फ्लक्स का, फाई का फॉर्मूला ई एस कॉस थीटा। ई कितना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भाई 10, सरफेस कितना है, सरफेस का एरिया 4 × 10⁻⁻⁴, और कॉस थीटा कितना है, थीटा कितना 60 डिग्री। और कॉस 60 बच्चों याद होनी चाहिए वैल्यू आपको, 10 × 4 × 10⁻⁻⁴, और कॉस 60 की वैल्यू होती है हाफ, और ये हाफ से ये 4 डिवाइड हो जाएगा 2, तो 2 इंटू देखो ये 10 की 1 पावर है 1, और ये 10 की 4 पावर है, 4 पावर में से 1 पावर जाएगी तो 10 की कितनी पावर रह जाएगी -3 न्यूटन अपॉन कूलाम। कंप्लीट हो गया, न्यूटन अपॉन कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर, या फिर सीधा वोल्ट इंटू मीटर यूनिट लगा दो, यूनिट गलत नहीं होना चाहिए। तो इसको नोट डाउन कर लें आप, इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला प्रैक्टिस था। अब थोड़े से अपन क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहे हैं। अब बच्चों अपन एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको शायद डिफिकल्ट लग सकता है बट है इजी न्यूमेरिकल ये। A hemisphere of radius capital R is placed in electric field E vector, या E कह दो भले खाली, इलेक्ट्रिक फील्ड as shown in figure। Find flux in each case। अब बच्चों ये क्वेश्चन में आपको डायग्राम ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक हेमीस्फीयर है, बाउल टाइप है ना, कटोरी होते हैं ना, कटोरी बाउल टाइप हेमीस्फीयर है। फर्स्ट केस के अंदर ये हेमीस्फीयर को इस तरीके से रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, और उसके हेमीस्फीयर की रेडियस जो है वो कितनी है, कैपिटल R। दूसरे केस में हेमीस्फीयर को ऐसे रखा हुआ है, डायग्राम थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, जगह नहीं इसलिए, बाकी सब एक ही तरीके का डायग्राम है ना। दूसरे केस में हेमीस्फीयर को ऐसे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर पास हो रहा है ऐसे, और तीसरे केस में हेमीस्फीयर को आपने ऐसे रख दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, अंदर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ई वेक्टर, क्लियर। और इसकी रेडियस कितनी, कैपिटल R, रेडियस कितनी सरफेस की, कैपिटल R। अब बच्चों अपन को तीनों केसेस के अंदर है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फिगर नंबर ए है ये, फिगर नंबर बी है, और ये फिगर नंबर क्या है, सी है। आप डायग्राम बना दें आप। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। केस नंबर सबसे पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं, फिगर ए की बात कर रहे हैं। फिगर ए वाले फिगर की देखो, है तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस इसमें आपको थीटा का आइडिया लगाना है। पहले तो हम एरिया कौन सा लेंगे, देखो एरिया वो लेना है जिसका नॉर्मल होता है, और नॉर्मल ये इसका कोई नॉर्मल नहीं होगा भाई, ये तो कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है। और यूँ भी आप समझो कि जैसे अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो बच्चों, जैसे मेरे पास ये बॉटल का ढक्कन है, ढूंढ के लाया हूँ कहीं से, ये बॉटल का ढक्कन है और ये ऐसे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये ऐसे हेमीस्फीयर बाउल टाइप है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है भाई, फ्लक्स इसको हेमीस्फीयर आधा स्फीयर ओपन सरफेस में आता है, तो इसके अंदर से मान लो ये फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही है, पर ये सारी लाइनें कहाँ से निकल रही है, निकलेगी कहाँ से, ऑल ओवर जितनी भी लाइनें भले इसके अंदर आ रही है, इसको कट करके अंदर आ रही है, तो निकलेगी तो ये आगे वाले माउथ से ही तो निकलेगी, ये आगे वाला माउथ दिख रहा है ना आपको। अरे भाई ये लाइनें अंदर एंटर हो रही है इसके अंदर, लेकिन सारी लाइनें फ्लक्स निकल कहाँ से रहा है, यहीं से तो निकल रहा है, इतने से पार्ट से निकल रहा है फ्लक्स, ये आगे वाले से। तो आपको एक्चुअली इसका एरिया लेना है, सरफेस तो पूरा यहाँ है, यहाँ तो खाली जगह है, सरफेस का इसका एरिया लोगे, लेकिन हम इसका नॉर्मल नहीं निकाल पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि यहाँ से जितना भी फ्लक्स कट करके अंदर आ रहा है, वो पूरा फ्लक्स इस जगह से बाहर निकल रहा है, तो मैं इसका एरिया ले लूँगा तो मेरे काम बन जाएगा, क्योंकि फ्लक्स इस हेमीस्फीयर से जितना भी फ्लक्स आ रहा है वो ले दे करके निकल यहीं से रहा है, तो मैं तो यहाँ का फ्लक्स निकाल दूंगा तो वो हेमीस्फीयर का पूरा फ्लक्स ही होगा। तो कहने का मतलब ये जैसे ऐसे हेमीस्फीयर टाइप है ना, तो इसमें फ्लक्स जितना भी एंटर कर रहा है अंदर, वो खाली इस पार्ट से निकल रहा है, ये आगे वाले सर्कल से, और सर्कल का एरिया कितना होता है, πr²।
तो कहने का मतलब ये पूरा फ्लक्स जो है इस सरफेस से निकल रहा है। अब इसका नॉर्मल किधर होगा, तो ये कैसे खड़ा है हेमिस्फीयर, ये ऐसे खड़ा है ऐसे, यार इमेजिन तो करो, अभी मैंने बताया था ये बॉटल का ढक्कन लेके कि बॉटल का ढक्कन ऐसे पड़ा है, ये ऐसे हेमिस्फीयर ऐसे, तो इसे ये वाला सरफेस जो है इसका नॉर्मल किधर होगा, इसका नॉर्मल इधर नहीं होगा क्या, इधर ही तो होगा नॉर्मल परपेंडिकुलर। ये ढक्कन आपके सामने कर दिया तो कहाँ होगा, नॉर्मल आपकी तरफ होगा, लेकिन ऐसे रखा है मैंने तो ये किधर होगा, नॉर्मल इधर की तरफ। तो इस केस के अंदर नॉर्मल जो होगा एरिया इधर की तरफ होगा, एरिया इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, और मुझे ये फाइंड आउट करना था। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है, फर्स्ट वाले फिगर में थीटा कितना है 0 डिग्री, क्यों है, क्योंकि ई और एस दोनों पैरेलल है भाई, इसलिए अपने थीटा कितना डिग्री हो गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री आ गया था। फ्लक्स निकाल दो, फाई का फॉर्मूला क्या है, ई एस कॉस थीटा, तो ई एस एरिया कितना होगा, इसका निकालना एरिया खाली, इसका होगा सर्कल है ये पाई आर स्क्वायर, क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, मैं यहाँ लिखता जा रहा हूँ, आप नीचे लिख लेना भले, तो आंसर आ जाएगा प्लस का ई पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया मेरे कंप्लीट। और पॉजिटिव का मतलब है आउटगोइंग फ्लक्स है, कैसा है आउटगोइंग, क्लियर। इस वाले फिगर की बात करते हैं, इस वाले फिगर में क्या होगा भाई, इसका नॉर्मल की तो इस ये एरिया लेना है बस, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है यही काम का है, इसका नॉर्मल कहाँ होगा, इसका नॉर्मल ऊपर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है इधर, तो इस केस में थीटा कितना होगा 90 डिग्री, तो इस केस में थीटा 90 डिग्री होगा तो कॉस 90 0 होगा। तो सेकंड वाले केस में फिगर नंबर बी के लिए क्या होगा, ई एस कॉस 90 और कॉस 90 0 होने से पूरा फ्लक्स क्या हो जाएगा 0। लो सी वाला फिगर नंबर सी में क्या होगा भाई, सी में ये जो सरफेस खड़ा है इसका नॉर्मल कहाँ होगा, बाहर की तरफ ही होता है ना, ये इधर की तरफ होगा नॉर्मल, इसमें नॉर्मल उधर की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना है दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इस थर्ड वाले केस में जो होगा ई एस कॉस 180 और कॉस 180, ई तो ई है, एस है पाई आर स्क्वायर, और कॉस 180 जो होता है वो -1 होता है, तो कुल मिला के फ्लक्स आ गया माइनस का ई पाई आर स्क्वायर, ये आंसर आ गया भाई, क्लियर। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ये न्यूमेरिकल भी बहुत इजी है, प्रैक्टिस करनी है, इसमें अपन ने इतने कर लिए, और भी न्यूमेरिकल्स करने के लिए अपने पास है, अपन जो अभी वो जो वेक्टर नोटेशन वाला है उसके ऊपर भी अपन ये जो फॉर्मूला आपको बताया ना E.S वाला, इसके ऊपर, या फिर अगर अपन इंटीग्रेशन फॉर्म में भी नहीं करेंगे तो भी कुल मिला के ES फॉर्मूले पे और भी एक न्यूमेरिकल बनता है क्यूब वाला, वो अपन अगले लेक्चर में बात करेंगे, और अगले लेक्चर में अपन गॉस थ्योरम भी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो आज का ये जो लेक्चर है मेरे हिसाब से इसको रेडी करें, ठीक है, इनफ है, अपन जितना कर रहे हैं इतने भी हो जाए अपने लिए तो बहुत बड़ी बात है। थैंक यू।